नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में। आज हम सब मिलकर एक बार फिर व्याकरण की दुनिया में एक नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हर बार की तरह कुछ चित्रों के साथ। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इस बार मैं आप लोगों को इस चित्र का नाम बतलाती हूँ। जैसे पहला, लाल है जो किला, नीला है कंठ जिसका, रसोई के लिए घर। अगर इन चित्रों का नाम मैं इस तरह से लूँ तो आप कहेंगे कि यह कैसे नाम ले रही हैं। इन सारे शब्दों को अगर मिलाकर आपस में एक एक शब्द बनाया जाए तो नाम कैसे कहलाएंगे। जैसे लाल है जो किला तो लाल किला, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, रसोई के लिए घर अर्थात रसोई घर। तो देखा आपने, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाकर एक नया शब्द बनाया गया अर्थात शब्दों का संक्षिप्त रूप बनाया गया। तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे जिसे कहते हैं समास, जो कि आपका अगला पार्ट भी है और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंपाउंड। तो चलिए शुरुआत समास की परिभाषा से करते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं। पद अर्थात शब्द, अर्थात हमें मेल करने के लिए कम से कम दो शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए फिर एक बार उदाहरण देखेंगे। जैसे यहाँ पर है, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर, गणेश भगवान को आप कई नामों से जानते हैं। दूसरा, नीला कमल, नीलकमल। आगे बढ़ते हैं और समास विग्रह अर्थात आपने देखा कि जब इन शब्दों को आपस में मिलाया गया तो वह क्रिया समास कहलाई और एक नया शब्द बना। अब हम इन मिले हुए शब्द को किस तरह से अलग करते हैं या इनकी अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह। तो चलिए देखते हैं। समस्त पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। विग्रह अर्थात अलग अलग करना। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है, दाल रोटी, जब इसे आपने अलग किया तो हुआ दाल और रोटी। चौराहा, चार राहों का समूह। आगे बढ़ते हैं। जब हमने इन शब्दों को अलग किया तो वो समास विग्रह कहलाया और जब हम इसे एक करते हैं यानी आपस में मिलाकर संक्षिप्त या छोटा रूप करते हैं तो वह क्रिया क्या कहलाती है, समस्त पद या सामासिक पद। तो चलिए उदाहरण के द्वारा और परिभाषा के द्वारा जानेंगे। समास द्वारा बने शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहा जाता है। उदाहरण देखते हैं। देखिए आपने जैसे देखा कि समस्त पद में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो। कौन कौन से? पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व यानी पहला पद और दूसरा अर्थात उत्तर पद। आगे बढ़ते हैं और हम उदाहरणों के द्वारा इसे और अच्छे से जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिसके पूर्व पद, उत्तर पद और किस तरह से विग्रह किया जाता है उसके विषय में बताया जा रहा है। तो पहला शब्द से पढ़ेंगे, तुलसी कृत, जिसमें पूर्व पद या पहला पद है तुलसी और उत्तर पद कृत। जब इसका विग्रह करेंगे तो होगा तुलसी द्वारा कृत। अगला उदाहरण देखेंगे, घुड़सवार, घोड़ा, सवार, घोड़े पर सवार। अगला देखेंगे, यथाविधि, यथा विधि, विधि के अनुसार। अगला देखेंगे, कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन। और आखिरी में देखेंगे, त्रिलोक, त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। ये था समस्त पद और उसके विग्रह। आगे बढ़ते हैं और समास के भेदों पर एक नज़र डालते हैं। समास के कुल 6 भेद होते हैं। तो सर्वप्रथम पहला है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तीसरा है द्विगु समास। अगला बहुव्रीहि समास। पांचवा द्वंद्व समास और आखिरी में है अव्ययी भाव समास। तो चलिए शुरुआत करेंगे तत्पुरुष समास से। तो इसकी परिभाषा जानते हैं कि तत्पुरुष समास होता क्या है। जिस समास में दूसरा शब्द, जैसे बच्चों आपने जाना कि समास में कम से कम दो शब्दों को मिलाना आवश्यक है, तो इसी तरह तत्पुरुष समास में भी दो पदों को आपस में मिलाया जाता है। तो इसकी परिभाषा जानेंगे
कि जिस समास में दूसरा शब्द या पद प्रधान हो अर्थात मुख्य होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर समास विग्रह दिया गया है, राजा का पुत्र। जब आप इसे आपस में मिलाएं तो क्या हुआ, राजपुत्र। तो इस उदाहरण में दूसरा शब्द है पुत्र, अर्थात पुत्र के विषय में बात की जा रही है, इसलिए यह हुआ प्रधान। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे घोड़े पर सवार घुड़सवार, यानी सवारी किस पर की जा रही है, घोड़े पर। आगे बढ़ते हैं। अब तत्पुरुष समास के भेदों पर एक नज़र डालेंगे कि किन आधार पर इसके भेद बने हैं। तो कारकों की विभक्तियों के नामों के अनुसार, आपको याद होगा कि कारक क्या है। सर, तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद हैं। तो चलिए 6 भेदों के नामों को जानते हैं। कारक वे चिन्ह होते हैं जो वाक्यों को पूरा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रकार से। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा है करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। तो चलिए अब तत्पुरुष के समासों को जानते हैं। शुरुआत करते हैं कर्म तत्पुरुष से। कर्म तत्पुरुष यह कारक से संबंधित होता है। इसकी विभक्ति होती है को। जब हम समास विग्रह के शब्दों को समस्त पद बनाते हैं तो यहाँ से को विभक्ति लोप हो जाता है, अर्थात गायब हो जाता है। लोप यानी गायब होना या हटा देना। जैसे उदाहरण देखेंगे, गगन को चूमने वाला गगन चुंबी। अगला उदाहरण देखेंगे, ग्रंथ को लिखने वाला ग्रंथकार। दूसरा तत्पुरुष के भेद पे नजर डालेंगे, करण तत्पुरुष। इनकी विभक्ति होती है से। जब हम इसका समास विग्रह को समस्त पद बनाते हैं तो यहाँ से विभक्ति को हटा देते हैं। उदाहरण देखेंगे, अकाल से पीड़ित अकाल पीड़ित। और एक और उदाहरण, सूर द्वारा कृत सूर कृत। अगला भेद देखेंगे, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए यह इसकी विभक्ति होती है, इसका लोप होना। उदाहरण के द्वारा जानेंगे, जैसे हाथ के लिए कड़ी हथकड़ी, गौ के लिए शाला गौशाला। अब अगला देखेंगे, अपादान तत्पुरुष। इसकी विभक्ति होती है से, जिसे कि समासिक पद बनाते वक्त हटा दिया जाता है। कैसे, उदाहरण देखेंगे, बंधन से मुक्त बंधन मुक्त, जन्म से अंधा जन्मांध। आगे बढ़ते हैं, अगला भेद जानेंगे, संबंध तत्पुरुष। इनकी क्या क्या विभक्तियां हैं उसके विषय में जानेंगे। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के। जब समास विग्रह को समस्त पद बनाया जाता है तो इन विभक्तियों का लोप हो जाता है। कैसे, उदाहरण देखेंगे, घोड़ों की दौड़ घुड़ दौड़, सेना का नायक सेना नायक। अगला देखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष। इसकी विभक्ति होती है में या पर। जब इसका समस्त पद बनाते हैं तो यह विभक्तियां गायब हो जाती है। तो उदाहरण देखेंगे, गृह में प्रवेश गृह प्रवेश। और एक और उदाहरण, आप पर बीती आप बीती। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये थे आपके तत्पुरुष समास के भेद। अब हम समास के अगले भेद पर एक नज़र डालेंगे। तो दूसरा है कर्मधारय समास। तो बच्चों, जैसे आपने देखा कि तत्पुरुष समास में 2 पद होते हैं और दूसरा प्रधान होता है, ठीक उसी तरह कर्मधारय समास में भी 2 पद होते हैं। तो चलिए परिभाषा के द्वारा इसे और अच्छी तरह जानते हैं। जिस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान हो तथा विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस तरह से तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक उसी तरह कर्मधारय समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है। और साथ ही साथ दोनों पदों में कहीं कहीं विशेषण और विशेष अर्थात एक शब्द दूसरे की विशेषता बतलाता है और कहीं कहीं पर एक शब्द की दूसरे से तुलना की जाती है। उपमेय वह होता है जिससे तुलना की जाती है।
और उपमान वह होता है जिसकी तुलना की जाती है। उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे देखिए, पहला उदाहरण है पीताम्बर। जब आपने इसका विग्रह किया तो क्या हुआ? पीत है जो अंबर, अर्थात यहाँ पर अंबर का अर्थ है वस्त्र। वस्त्र की विशेषता बतला रही है कि यह कौन से कलर की है? पीले कलर की। दूसरा उदाहरण देखेंगे, चंद्रमुख। चंद्रमा के समान मुख। यहाँ पर मुख की तुलना किससे की गई है? चंद्रमा से, कि मुख किस तरह दिखाई दे रहा है? चंद्रमा का। तो इसमें उपमेय और उपमान हुआ। एक और उदाहरण देखेंगे, विद्या धन। विद्या रूपी धन। नील कमल। नीली है जो कमल। आगे बढ़ते हैं और तीसरा भेद देखते हैं, द्विगु समास। तो चलिए इसकी भी परिभाषा जानते हैं। जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तथा समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्याओं या अंकों या नंबरों को बतलाता है। तो उदाहरण के द्वारा देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इन शब्दों की शुरुआत अंकों से ही दिखाई देगी और सुनाई भी देगी और पढ़ते हुए समझ में आएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला उदाहरण है तिरंगा, जिसे आप बहुत भली भांति परिचित हैं। जब इसका विग्रह करेंगे तो तीन रंगों का समूह, जिसे हम अपने भारत देश के झंडा के लिए भी प्रयोग करते हैं, तिरंगा झंडा, इस तरह से। दूसरा देखेंगे, चौराहा। चार राहों का समूह। पंचरत्न। पांच रत्नों का समूह। शताब्दी। 100 वर्षों का समूह। अर्थात द्विगु समास में पहला पद हमेशा संख्यावाची होता है। आगे बढ़ते हैं और बहुव्रीहि समास को जानते हैं कि यह क्या होता है। तो चलिए परिभाषा से शुरुआत करेंगे। जिस समास में कोई पद प्रधान ना हो अपितु समस्त शब्द या पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराते हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अभी तक आपने देखा कि किसी में दूसरा पद प्रधान है तो किसी में पहला पद संख्यावाची है, इस तरह से आपने देखा। लेकिन बहुव्रीहि समास में सारे शब्द एक जैसे होते हैं, न कोई प्रधान होता है न कोई छोटा या बड़ा, कुछ ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये सारे शब्द आपस में मिलकर किसी तीसरे अर्थ को बतलाते हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा जानेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, अर्थात शब्द दिए गए हैं, उनके विग्रह भी दिए गए हैं और उनके विग्रह से आपको कौन सा विशेष अर्थ दिखलाई दे रहा है या पता चल रहा है, यह भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है गिरिधर। जब आप इसका विग्रह करेंगे तो गिरि को धारण करने वाला। कौन? श्री कृष्ण। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखेंगे अंशमाली। जब इसका आप विग्रह करेंगे तो अंशु अर्थात किरणें हैं माला जिसकी, तो कौन? सूर्य। नेक्स्ट देखेंगे श्वेतांबर। श्वेत अंबर अर्थात वस्त्रों वाली। कौन? माँ सरस्वती। चौथा देखेंगे चतुरानन। चार मुख है जिसके। किसके चार मुख है? ब्रह्मा जी की। तो ये है आपका बहुव्रीहि समास। चलिए आगे बढ़ते हैं और द्वंद्व समास के विषय में जानते हैं। तो इसकी परिभाषा से जानेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अभी तक आपने देखा एक पद प्रधान है या संख्यावाची है या सारे मिलकर कुछ और बना रहे हैं, लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही पदों का समान महत्व होता है। जितना जरूरी पूर्व पद है उतना ही जरूरी उत्तर पद होता है। कैसे? उदाहरण जानेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, आप उसे पढ़िए और साथ ही साथ उसके विग्रह दिए गए हैं। जैसे पहला है अन्न जल। अन्न और जल। दूसरा है छोटा बड़ा। छोटा या बड़ा। तीसरा माता पिता। माता और पिता। बच्चों जब हम इस समास का विग्रह करते हैं तो इनके बीच और, या, एवं तथा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आखिरी भेद जानेंगे, अव्ययी भाव समास। तो चलिए परिभाषा सर्वप्रथम जानते हैं। जिस समास में पहला पद या शब्द प्रधान व अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
इसका पहला पद, इसमें पहला पद मुख्य होता है और वह अव्यय काम होता है। अव्यय वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कैसे, चलिए उदाहरण के द्वारा जानते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, उनके विग्रह भी दिए गए हैं, साथ ही साथ उनका कौन सा शब्द अव्यय है इसके विषय में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले शब्द से। भर पेट, पेट भर कर, भर शब्द इसमें अव्यय है। अनजान, बिना जाने, इसमें शब्द है अन। प्रतिदिन, हर दिन, प्रति। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, इसमें अव्यय है यथा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समास के ये भेद समझ में आ गए होंगे। अब हम जानेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि दोनों ही समास में आपको समान शब्द दिखाई देगा, लेकिन अगर हमको उसको अंतर जानना है तो कैसे जानेंगे? उसके द्वारा उन शब्दों के विग्रह को ध्यान में रखकर। तो चलिए सबसे पहले द्विगु समास की विशेषता जानते हैं कि द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। और बहुव्रीहि क्या होता है? बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण होता है, वह सब आपस में मिलकर किसी तीसरे की विशेषता को बतलाते हैं। और जबकि द्विगु में पहला संख्यावाची होता है और बाकी विशेष्य का काम करते हैं। तो चलिए उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण, एक ही शब्द है, किस तरह दोनों समास में उसका उदाहरण के लिए प्रयोग किया गया, ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला शब्द है चतुर्भुज। जब हमने इसका विग्रह इस तरह से किया कि चार भुजाओं का समूह, तो ये हुआ द्विगु समास। यहाँ पर सिर्फ भुजाओं की संख्याओं के बारे में बतलाया जा रहा है। लेकिन अगर हमने दूसरे तरीके से इसका विग्रह किया, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु भगवान, तब ये हुए बहुव्रीहि समास। तो चलिए एक और उदाहरण आपको बतलाती हूँ। एक और शब्द है जैसे त्रिनेत्र। जब इसका विग्रह इस तरह से करेंगे कि तीन नेत्रों का समूह, अर्थात यहाँ पर आँख की संख्याओं को बतलाया गया है, तो ये हुआ द्विगु समास। लेकिन इसी शब्द का विग्रह अगर हम इस तरह से करते हैं कि तीन नेत्र हैं जिसके, अर्थात कौन? शिव भगवान, तो वो हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चलिए अब हम कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर जानते हैं कि यहाँ पे भी आपको कई बार समान शब्द दिखाई देंगे, जो कर्मधारय के भी उदाहरण आपको दिखाई देंगे और बहुव्रीहि के, लेकिन इसमें भी आपको विग्रह को ध्यान में रखकर उन्हें सही समास का नाम देना होगा। कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा की विशेषता को बतलाता है। तो कैसे? और साथ ही साथ बहुव्रीहि समास के दोनों पद के अर्थ से, अर्थात सारे शब्दों को मिलाकर एक तीसरा या एक नया या एक अलग अर्थ पता चलता है। कैसे? एक उदाहरण बतलाती हूँ आपको। चलिए शब्द देखेंगे जो कि क्या है? कमल नयन। जब आप इसका विग्रह करेंगे कमल के समान नयन, तो वो कर्मधारय समास होगा। और जब इसी शब्द का विग्रह आप इस तरह से करेंगे कमल के समान नयन है जिसके, वह होगा बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण पे ध्यान देंगे। घन श्याम, घन के समान श्याम, घन अर्थात बादल, तो ये हुआ कर्मधारय। जब इसका विग्रह करेंगे घन के समान श्याम है जो, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। एक और उदाहरण देखेंगे। लंबोदर, लंबा उदर, उदर अर्थात पेट, तो ये हुआ कर्मधारय समास। लेकिन इसका विग्रह अगर करेंगे लंबा है उदर अर्थात पेट जिसका, अर्थात गणेश भगवान, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। तो ये था आपका कर्मधारय और बहुव्रीहि। अब हम जानेंगे कि संधि और समास में अंतर, कि कैसे पहचानेंगे संधि क्या है, समास क्या है। तो चलिए संधि के विषय में जानेंगे कि संधि जो है वर्णों का मेल होता है, अर्थात यहाँ पर दो अलग अलग अक्षरों को, चाहे वो स्वर के अक्षर हो चाहे व्यंजन के, इन्हें आपस में मिलाकर संधि की जाती है और नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे, नर धन इंद्र नरेंद्र। और समास की क्या विशेषता होती है?
समास में शब्दों अर्थात पदों का मेल किया जाता है या शब्दों को आपस में मिलाया जाता है। तो देखेंगे उदाहरण, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समास और उसके भेद इन सब के बारे में भली भांति समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको ये पाठ समझ में आया और अच्छी भी लगी, इसकी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करिए। साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इसे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चे अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद बच्चों।